नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज सुरेंद्र जी की एक कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी हमें जो भेजे हैं उनका पूरा नाम है सुरेंद्र कुमार। जेसीबी ऑपरेटर, जेसीबी मशीन चलाने का काम करते हैं राजस्थान के एक शहर में। बताते हैं सुरेंद्र जी कि ऐसी घटना तो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी जो मेरे साथ में घटना घटी थी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी के सफ़र पर हम चल निकलते हैं सुरेंद्र जी के साथ में, उन्हीं की शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। ये घटना 2003 की है। मैं राजस्थान का रहने वाला और मैं जेसीबी चलाने का शहर में काम करता था एक ठेकेदार के पास में। और उसका काम ज़्यादातर शहर में ही था, तोड़ फोड़ से लेकर के बिल्डिंग बनाने का, और ऐसा ही काम मुझे अब करना पड़ता था। मैं तो जेसीबी ऑपरेटर था ना। लेकिन जब वो ठेकेदार मुझसे एक बार शाम को बुलाता है और कहता है, सुरेंद्र अब चलने की तैयारी कर दो, एक बड़ा सा काम मुझे मिला हुआ है और वो काम लंबा दिन तक चलना है। एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है किसी ठेकेदार के थ्रू और वो काम लंबा समय तक चलेगा, पैसा अच्छा खासा मिलेगा। मैं बड़ा खुश हो गया था क्योंकि ठेकेदार मेरा पैसा काफ़ी दिनों से बढ़ा नहीं रहा था। मैं कहने लगा, तब इसका मतलब हमारी पैसा बढ़ जाएगा। और तब कहने लगा, हाँ, लेकिन चलने के बाद में वहीं पर बहुत लंबा काम है। एक फैक्ट्री बनने जा रही है। अब उसका समझ लो, जो फैक्ट्री है, पहले बेसमेंट खुदाई, उसके बाद मतलब काम ही काम है वहाँ पर हमारे लिए। और सारी हमारी लेबर लगेगी शुरू में। जब तक चलता है देखते हैं। अब ये तो काम बहुत बड़ा है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब वहाँ चल कर के पता चलेगा। वास्तव में वो जो ठेकेदार था, अब वो इतना बड़ा कभी काम लिया नहीं था। उसको काम मिला भी नहीं था। कोई थर्ड पार्टी थी जिसको ये काम मिला था और उसने पेटी पर हमारे ठेकेदार को काम दे दिया था कि चलो, इसके पास जेसीबी मशीन है, जो बेसमेंट के खुदाई वगैरह करनी है, नींव वगैरह की, ये आराम से खुदवा देगा। नहीं तो हमें मशीन लाना पड़ेगा, ऑपरेटर लाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा पैसे लगेगा। वो भी चालाकी से काम दिया था कि सारा काम जब शुरू से कर देगा, इसके बाद में देखा जाएगा कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बेसिक काम तो हो ही जाएगा। वो भी जो ठेकेदार था, जिसको ये ठेका मिला था, बहुत ही चालू था। मतलब अपना दिमाग को बेहतरीन इस्तेमाल किया था। ठेकेदार का जो था वो भी खुश हो गया था। जो मेरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार था वो भी खुश हो गया था। एडवांस ही मिल चुका था। तो अब तो आप समझ लो, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे हमारे जो लेबर भाई थे, सभी से कहता फिर रहा था कि आप अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध लो, अब तो हमें वहाँ चलना है। हम भी खुश थे। बहुत दिन शहर में काम करते हो गया, एक नई जगह पर जाने की नया ही माहौल बनता है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं डेली दारू पीने वाला इंसान था। दिन भर मुझसे जो भी मेहनत कराना है करा लो, जैसे भी जहाँ चलवाना है चलवा लो, लेकिन रात का खाना तो मैं दारू के साथ ही खाता था। इसके बगैर मुझे चैन नहीं पड़ती थी। वो भी अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी दारू। मैं देसी दारू तो कभी पिया नहीं था। मैं भी खुश था। ठेकेदार से कहता हूँ कि वहाँ पर इंग्लिश मिलेगी ना? कहता है, भाई शहर से दूर थोड़ी ज़्यादा है, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। चलने पर अपने आप ढूंढोगे, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। चलते हैं, एक बार देखते हैं। हमारी टीम उस जगह पर पहुँच चुकी थी। मैं भी अपने मशीन वगैरह सब ले करके आ चुका था। हमारे रहने के लिए अब वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। जो ठेकेदार पहले ठेका लिया था, उसने लेबर के रहने के लिए घर तो ज़रूर बना दिया था। हमारे जो ठेकेदार थे, सभी के लिए खाना का प्रबंध उनका जिम्मे था, क्योंकि वो तो लेके आए थे हमें शहर से। नहीं तो हम अपने अपने घर जाकर के आराम से रहना, खाना, सब कुछ तो हमारे घर पर होता। अब इनकी जिम्मेवारी थी। रसोईया से लेकर के हर एक चीज़, जो भी व्यवस्था था, ठेकेदार ने कर दिया था। वाकई में जो जगह थी बहुत बड़ी थी, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हमें तो खुदाई से मतलब था। खुदाई करने में तो मैं एकदम मास्टर आदमी था। लेकिन मुझे बड़ा अब तकलीफ होने लगी इस चीज़ को देख करके कि बड़ा निर्जन इलाका था। आसपास में कोई बस्ती नहीं
और शहर नहीं, कोई कस्बा नहीं, छोटे मोटे वहाँ पर रोड साइड पर ढाबे थे जो मेरे हिसाब से मेरे लायक उसमें तो कोई था ही नहीं। खाना पीना जैसा मैं खाया करता था शहर में, वैसा मुझे खाना मुश्किल से मिलने वाला था। और तब मैं समझ गया था कि मैं ज़्यादा दिन तक तो यहाँ पर रुक नहीं पाऊँगा। और रहा दारू की बात, जब मैं ठेके वाले से जाके पूछता हूँ, कहते हैं कि देखो भाई, देसी तो यहाँ पर मिल जाएगी आराम से, लेकिन अंग्रेजी यहाँ पर लोग कम पिया करते हैं। हाँ, आगे इसी रोड पर जाना, बाएं साइड में मुड़ जाना, एक पहली बस्ती आएगी, रोड के कच्ची रोड के किनारे ही घर द्वार दिखने लगेगा। वहाँ पर बूढ़ा आदमी अंग्रेजी रखता है, उसके पास मिल जाएगा तुम्हें। मैं भी खुश हो गया। वैसे तो मैं अपना कोटा कुछ लेके आया था शहर से ही, 4-5 दिन तो हमारा काम चल जाना था। मैं सोचने लगा कि जब ख़त्म हो जाएगी तब देखी जाएगी, वैसे मैं पता तो ज़रूर कर लिया था। आखिर काम शुरू हो चुका था। हमारे सारे मिस्त्री लेबर सब लगे हुए थे। मैं खुदाई का काम आराम से कर रहा था, न्यू बनना, बेसमेंट के लिए खुदाई, सब कुछ प्लानिंग से हो रहा था। जो कॉन्ट्रैक्टर था बड़ा, वो भी दिन में हमारे साथ में रहता था। नक्शे के अनुसार सब कुछ काम वहाँ पर होता था। अपनी देख रेख में सारा काम वो करवाना चाहता था। हमारा जो ठेकेदार था उसको तो सही ढंग से नक्शा पढ़ने भी नहीं आता था। मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान था, तो मैं उसके पास जा कर के समझने की कोशिश करता था। वो नक्शा मुझे देता था कि आप तुम कुछ समझ सकते हो, तब मैं कहता था कि हाँ, आप मुझे बता दो कहाँ क्या होना नक्शे में, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता जाऊँगा। वो ठेकेदार मेरे पर बड़ा खुश रहने लगा कि चलो ये लड़का काबिल है, इसको नक्शा देखने भी आता है। तब उसने मुझ पर विश्वास करना शुरू किया। कहने लगा कि देखो, ये नक्शा की कॉपी अपने पास में रखो। ये बेसमेंट का प्लान है, जो भी प्लान था सारा कुछ मुझे समझा दिया था। बेसमेंट की खुदाई इधर से होनी है, इधर नींव की खुदाई होनी है, जो भी है सारा डिटेल मुझे बता दिया था। वो भी अकेला फंसा रहता था हमारे साथ में। अब उसको थोड़ा राहत मिलने लगी, क्योंकि उसका दूसरा साइड भी चलता था, वहाँ पर भी उसको जाना जरूरी था, तो उसको आज़ादी मिल गई थी। मुझे सुबह में मिलता था, काम समझा देता था कि देखो सुरेंद्र, आज ये काम होना है, आज तुम थोड़ा मजदूरों पर अपना नज़र भी रखना, फालतू काम नहीं होना चाहिए, जो नक्शे में है उसी हिसाब हमें चलना है। और जब वो शाम को आता, जब पूरा काम देख लेता तो बड़ा खुश हो जाता। और तब मैं एक रात जब वो जा रहा था, तब मैं उस टाइम मेरी दारू 1 दिन के लिए बची थी। मैं सोचा कि ये तो शहर जाता ही है, शहर आता ही है, क्यों ना इसे रिक्वेस्ट करें। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इतना बड़ा ठेकेदार, अब मैं उससे कहूँ कि साहब मेरे लिए एक दारू का बोतल शहर से ले लेना, ठीक बात नहीं थी। अगर मैं बोलता तो वो मना नहीं करता, क्योंकि वो मुझ पर खुश था, मेहरबान था, इतनी सी बात जरूर करता। अरे वो थोड़ी जाता, उसका ड्राइवर लेके आ जाता, मुझे इतना पता था। लेकिन मैं ऐसा बात उससे बोल ही नहीं सका। जब दारू ख़त्म हो जाती है अगले दिन शाम के टाइम, तब मुझे बिना दारू के तो खाना हजम ही नहीं होता था, खाया नहीं जाता था। ऐसा मेरे साथ में आदत बन चुकी थी। फिर मैं जो रास्ता मुझे बताया गया था, ढाबा वालों ने बताया था कि आप ऐसे ऐसे चले जाना, जो कच्ची सड़क पर वहाँ पर देखना छोटे छोटे घर बने होंगे, उस घर में कोई बूढ़ा रहता है और वो अंग्रेजी दारू पीने का शौकीन भी है और दारू रखता भी है। अगर आप जाकर उससे बोलोगे ना तो आपके लिए भी प्रबंध करा देगा। मैं बड़ा खुश हो गया था, चलो अब तो मेरा कोटा मिल ही जाएगा। मैं जब 8 बज जाता है काम, जब छुट्टी हो जाती है, तब मैं वहाँ से अपना झोपड़े की तरफ चलता हूँ, जहाँ पर सब मजदूरों के रहने की व्यवस्था था, हैंडपम्प था, नहाने धोने का सब प्रबंध था। तो हम वहाँ पर नहाते धोते हैं। खाना तो बन के तैयार हो चुका था। अब बाकी जो मजदूर पीते नहीं थे, जो अधिकांश लोग अब पैसे कम कमाते थे तो देसी दारू पीते थे, लेकिन मैं पैसा ज़्यादा कमाता था तो मैं अंग्रेजी पीता था। बस फ़र्क यही था। हमारे साथ भी कुछ मजदूर थे जो डेली पीते थे वही देसी दारू। उनके लिए तो कोई समस्या नहीं थी, समस्या थी मेरे लिए। आखिरकार मैं नहा धो करके अब मैं चल देता हूँ अकेले। जिधर ढाबे वाले ने बताया था कि आप उधर चले जाना और वहाँ पर जाकर देखना, कोई ना कोई आपको बता देगा। वो बूढ़ा आदमी अंग्रेजी पीने का शौकीन है, अंग्रेजी उसके पास जरूर मिल जाएगी।
आप रिक्वेस्ट करोगे ना तो आपको इंतज़ाम कर ही देगा। उसके पास एक आध फालतू बोतल होगी ही। मैं बड़ा खुश होकर के और उसी रास्ते पर चल देता हूँ। और जब तक वहाँ पहुँचता हूँ ना, रात के 9 बज चुका था। आधा घंटा पैदल का सफ़र था। 8:30 के आसपास में निकल पड़ा था। अंधेरी रात थी। वैसे चांद मुझे अभी तक नज़र नहीं आया था। शायद चांद अभी निकलने वाला था। ये मैं ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देता नहीं था। जब मैं उस कच्चे रास्ते पर चलता हूँ, मेन रोड से हट करके एक रास्ता था और उस पर आ जाता हूँ। और कुछ ही देर में चलता हूँ और तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। पहला ही इंसान था जो मुझे उस रास्ते पर मिला था। उस बूढ़ा आदमी को देख करके मैं रुक जाता हूँ। वो झूमता हुआ जा रहा था जैसे नशे में खुद हो। और तब मैं उसको टोकता हूँ, अरे चाचा सुनना सुनना। मेरे पास आकर रुक जाता है, कुछ बोलता नहीं है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरता है। लग रहा था कि नशे में है, लेकिन बदबू तो ऐसा कुछ नहीं आ रही थी कि जो पी रखा हो। लेकिन शारीरिक हरकत जैसा हिलडुल रहा था, मुझे लग गया कि नशा तो करता होगा। न जाने कैसा नशा करता होगा, लेकिन नशे बाज तो जरूर रहे। मेरे शरीर का जो अब उसका चलने का तरीका, खड़ा होने का तरीका कुछ अलग ही था। मैं कहने लगा, चाचा मैं पास की जगह पर ठेकेदार हूँ, वहाँ पर मैं काम करता हूँ जहाँ नई बिल्डिंग बन रही है। मुझे अंग्रेजी दारू बताया गया था कि इसी जगह से आप आगे चले जाओगे, आगे घर द्वार है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अंग्रेजी दारू पीने का शौकीन है। उसके पास में एक आध बोतल फालतू रहती होगी। मैं उसका घर जानना चाहता हूँ, आप मुझे उसका घर बता देंगे? उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है और मुझे तो घूर कर देखता ही है। आसपास में भी देखने लगता है कि कोई आ तो नहीं रहा। कहता है, दारू चाहिए तुम्हें? मैं कहने लगा, हाँ हाँ दारू चाहिए। तो तुम सही जगह पर आ गए हो। अरे मैं ही हूँ बूढ़ा आदमी जहाँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन अभी तो हमारे पास में दारू है नहीं। दारू तो खत्म हो चुका है। सच कहूँ ना, उसका ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं उदास हो गया था। और तब मैं कहता हूँ कि मुझे बताया गया था कि आपके घर में हमेशा 1-2 बोतल फालतू पड़ी रहती है। कहता, हाँ बिल्कुल सही है, तुमने जो बात कही है मैं उस बात से एग्री रखता हूँ। हमारे घर में हमेशा रहती है, लेकिन अब उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है मेरी बेटी की। वो मुझे देती नहीं है। वो कहती है कि दारू पीना शरीर के लिए हानिकारक है, इसको मत पिया करो, बीमार पड़ जाओगे। अब मुझ पर रोक टोक लगा देती है। एक निश्चित मात्रा मुझे पीने को देती है। हाँ, कहती है इससे ज़्यादा तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे। दारू तो अभी भी मेरे पास में है, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं। अब उस पर मेरी बेटी का अधिकार है। जब तक वो नहीं चाहेगी, उस दारू को मैं छू ही नहीं पाऊंगा। मैं बड़ा उदास हो गया कि यहाँ तो काम खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? मन व्यग्र हो गया था। मुझे लगने लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। ये जगह मुझे शुरू से पसंद नहीं थी। जहाँ पर मेरा काम चल रहा था, ना तो खाने पीने का सही ढंग से मुझे मिल रहा था, आबो हवा भी मुझे कुछ सूट नहीं कर रही थी। और तीसरी बात, अब तो मुझे दारू भी नहीं मिल रही थी। बड़ी उम्मीद लेके आया था कि वहाँ जाने के बाद अंग्रेजी दारू मिल जाएगा। देसी दारू मैं पीना पसंद नहीं करता था, नहीं तो उसके लिए मुझे यहाँ तक आना नहीं पड़ता। मेरे साथी जो और काम करते थे, उनके पास में स्टॉक रहता था। मुझे इतनी दूर भटकने की जरूरत नहीं थी। मैं निराश हो गया था। और तब मैं कहने लगा, ठीक चाचा मैं निकलता हूँ। मैं बड़ी आस लेके आया था कि शायद आपके पास में कोटा मिल जाए। मैं चलने लगा। और तब कहता है, ठहरो ठहरो नौजवान ठहरो। मैं रुक गया। एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद कुछ बोलने वाला है, कहीं प्रबंध तो नहीं करा देगा। मैं बड़ा मन ही मन खुश हो जाता हूँ और उसके बाद फिर से लौट के आता हूँ। कहता है, देखो नौजवान, दारू तो मिल सकती है, लेकिन बिटिया के पास में है। मैं तुम्हें कुछ बात समझाता हूँ और उसी हिसाब से मेरे घर पर चलना। और जैसे मैं बोलूँगा, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसे ही तुम बात करना। वो तुम पर दया दृष्टि जरूर रखेगी, तुम्हें बोतल दे देगी, लेकिन नौजवान उसमें से कुछ हिस्सा मेरे को भी देना। मेरा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। मैं तो खुश हो गया था। इतना बोलने में मुझे क्या जा रहा था। तब मैं कहने लगा, ये चाचा चलो भी,
लेकिन एक चीज़ बताओ, कितने का है ये जो आप बोतल मुझे दोगे? शहर में तो इतने का है, आप यहाँ पर कितने की है? कहने लगा, पैसे की बात ही मत करो, जो वहाँ देते हो वहीं यहाँ पर भी दे देना। ये समस्या नहीं है, समस्या ये है कि बेटिया बोतल देगी कि नहीं देगी, समस्या यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन मैं कुछ बोलूँगा और तुम उस बात को जवाब देना जो मैं तुम्हें सिखाया था। अगर जरा भी बात गलत हो जाती दोनों की तो समझ लो बिटिया शक कर जाएगी, फिर हमें दारू मिलेगा नहीं। वो चाचा ने मुझे समझाया, जो सच्ची बात थी कि मैं उस जगह पर काम करता हूँ, मेरे पास मैं रोज़ दारू पीता हूँ, यही सब बात थी, कोई झूठ बोलने वाला काम ही नहीं था। आखिरकार हम उसके घर तक पहुँच गए। छोटा सा ही घर था, कच्चे रोड के पास में, थोड़ा सा ही खेत साइड में जाने के बाद में उसका घर था। बिल्कुल एकांत में था। घर के अंदर में मुझे रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी, अंधेरे में जैसे डूबा हुआ घर था। अंदर से दरवाज़ा बंद था। वो चाचा मेरे साथ में आगे आगे आते हैं, दरवाज़ा ठकठकाते हैं। जैसे ठकठकाते हैं और कुछ देर के बाद घर में रोशनी सी नज़र आने लगती है। दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन तब तक मैं देख नहीं पाया था कि घर में दरवाज़ा कौन खोला था। चाचा कहते हैं, बेटा अंदर ही आ जाओ, अंदर आ जाओ, देखो यहाँ तख्त बिछी है, आंगन है, यहाँ पर बैठ जाओ। थोड़ी सी खुली जगह थी, ज़्यादा बड़ा मकान भी नहीं था। देखने से कोई ज़्यादा पैसे वाला इंसान मुझे दिख नहीं रहा था। अब उसके घर में बिटिया का तो नाम लिया था, अब उस घर में कितने परिवार थे मैं पूछा नहीं, मुझे पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे वो तो बिठा देता है कि बेटा यहाँ पर बैठ जाओ तख्त पर, मैं बिटिया को बुला कर ला रहा हूँ। वो चला गया अंदर, मैं वहाँ बैठ गया। मुझे डरने वाली कोई बात नहीं था, मैं तो चाचा के साथ में आया था। चाचा अब अंदर गए हुए थे, कुछ ही क्षण में आने वाले थे। अब वाकई में कुछ ही देर के बाद में आते हैं अकेले। मैं कहता हूँ इशारे से कि मतलब बिटिया कहाँ है? तब कहते हैं आ रही है, वो भी इशारे में बताते हैं। अब कुछ ही देर में उनकी बिटिया मेरे सामने आ जाती है। जो मैं देखता हूँ पहली नज़र में, मुझे लगता ही नहीं कि शहर में मैंने ऐसी कोई लड़की देखी हो जो मैं यहाँ पर देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, और उसके चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ लग रहा था, आंखें भी बड़ी नशीली थी उसकी। मैं तो देखता ही रह गया। पुराने कपड़े पहन रखी थी, पुराने जमाने वाले स्टाइल की, और वो जो चाचा थे ना, वो भी पुराने स्टाइल का धोती जैसे राजस्थान में पहनते हैं लोग, वैसे ही पहन रखा था। और वो लड़की भी अब वहाँ का लोकल जो ड्रेसेज होता है वैसे ही अपना पहन रखी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो देखता ही रह गया उसका चेहरा। तब वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप यहाँ बिल्डिंग में काम करते हो? मैं चाचा के बाद जो बताए थे मैं कहने लगा, हाँ जी, मैं वहाँ पर काम करता हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, जेसीबी मशीन चलाता हूँ, ज़मीन खोदने का काम करता हूँ। आपको दारू चाहिए? कहने के हाँ मुझे ही चाहिए, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं जब तक दारू नहीं पीता मुझे खाना अच्छा लगता नहीं है, मेरा कोटा ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पर आस पास पे तो मिलती है नहीं, इसलिए मैं पता लगाती यहाँ तक आ गया। कहने लगे ठीक है, मैं दारू तो दे दूँगी, लेकिन एक शर्त है। मैं कहने लगा शर्त क्या है? कहती है कि अगर मैं दारू दूंगी ना तो आपके पीछे पीछे ये साहब जो हैं खड़े, मेरे पिताजी, ये आपके पीछे पीछे लग जाएंगे, आपसे दारू मांगेंगे। अगर आप दारू दे दिए तो दोबारा मैं आपको दारू देने वाली नहीं हूँ, इस चीज़ को गांठ मान लेना। मैं इनको लिमिट में रखती हूँ, मैं इनको नहीं चाहती हूँ कि ये पी करके बहके हंगामा करे, लोगों को परेशान करे, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं झट से हामी भर दिया कि नहीं जी नहीं, चाचा भी समझा रखे थे, मना कर देना कि मैं नहीं दूंगा। मैं मना कर दिया कि नहीं जी, मैं सीधा बोतल लेकर के अपने घर पर जाऊंगा जहां हम सारे मजदूर भाई रहते हैं, मैं वहां पर पीऊँगा, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तब कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और लेके आ रही हूँ, लाओ पैसे निकालो इसके। मैं पैसे दे देता हूँ, वो गिनती भी नहीं है, अपनी मुट्ठी में रखती है, कम है या ज़्यादा उसको कोई परवाह ही नहीं था, चली जाती है। हाँ, कुछ देर के बाद जब लौटती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी के अंदर में, गीले मिट्टी के अंदर में दबी हुई बोतल थी, वो निकाल के लाई है। बिल्कुल उसमें मिट्टी मुझे साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस टाइम मैं बोला कुछ भी नहीं। गंदा तो बोतल लग रहा था। बोतल हाथ में पकड़ता हूँ और देखता हूँ ये तो
मेरा वाला ही ब्रांड है, चलो अब तो मस्त हो माहौल बन जाएगा, अब क्या करना है। और तब चलते चलते मैं कहता हूँ, ये मिट्टी में आप दबा कर रखी थी क्या, इतना गीली मिट्टी इस पर चिपका हुआ है। कहती है ये साहब की वजह से, पिताजी की वजह से, ये हर जगह ढूंढते रहते हैं कहाँ दारू में छुपाई हूँ, कहाँ दारू छुपाई हूँ, इन्हीं की वजह से मैं ज़मीन में दबा कर रखती हूँ, नहीं तो ये तो सूंघ करके बोतल निकाल लेंगे। मैं समझ गया था कि मतलब उनकी जो बिटिया थी अपने पिता से परेशान रहती थी, वो ज़्यादा दारू पीते थे, मतलब हमेशा नशे में चूर रहते थे, और उनकी बिटिया नहीं चाहती थी कि वो नशेड़ी ज़्यादा बने, लोगों को परेशान करे, हो हल्ला करे, उस बिटिया को पसंद नहीं था। लेकिन मैं उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। मैं चलते चलते उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा दी, कल आओगे ना फिर। ये जो शब्द मैं सुना ना, मेरे दिल की गहराई में उतर चुका था, साफ ही सारा था, मतलब वो भी मुझे लाइक कर रही थी। मैं तो एकदम काफ़ी देर तक वो एक ही जगह पर खड़ा उसको जाता हुआ देख रहा था। वो मुड़ती थी, आगे जाती थी, मुड़ती थी, आगे जाती थी। मैं खड़ा खड़ा उसी को जाता हुआ देख रहा था। तभी चाचा ना जाने किधर से निकल के आते हैं, कहते हैं चलो काम हो गया ना, चलो बाहर अब चलते। मैं समझ गया कि चाचा आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आसानी से इनको दारू देने वाला नहीं हूँ। उस लड़की ने मुझे सब कुछ समझा दिया था, अगर मेरे पिता को आपने दारू दे दिया तो समझ ले कल से अगर आओगे तो मैं आपको दारू दे नहीं पाऊंगी। साफ उसने इशारा कर दिया था। वो चाचा मेरे पीछे लग चुके थे, मैं रोड साइड में अब चल रहा था, पैदल ही जाना था, कोई सवारी मेरे पास में थी नहीं, और मेरे पीछे पीछे, अरे अब बैठो ना, देखो साफ सुथरा जगह है, मुझे 2 घूंट दे दो, अब फिर तुम बोतल लेके चले जाना। मैं कहने लगा कि चाचा उसने क्या बोला, आप आसपास में थे तो सुने होंगे। वो कहती है कि अगर आपने दारू पी लिया, बहक गए, मुझे साफ चेतावनी दिया है कि अगर तुमने इनको दारू दे दिया तो समझ लो कल से मैं तुम्हें दारू नहीं देने वाली। तो चाचा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप अपने लिए प्रबंध कर लेना ना। बिटिया को बोल देना कोई ने बहाना करके ये फलाना मांग रहा था, चिल्लाना मांग रहा था, मैं पैसे पकड़ा देता हूँ। आज जल्दी से वहाँ से निकलने की अब कोशिश में लग जाता हूँ। पैसा पकड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरे पीछे फिर दौड़ जाते, अरे बेटा सुनना सुनना, ये पैसा रख, मैं क्या करूँगा इसका, मैं इसका क्या करूँगा, मुझे थोड़ा सा दारू दे दे, खोल बोतल ना दे, मुझे ज़्यादा नहीं पीऊँगा बेटा, मेरी बेटी को पता भी नहीं लगेगा। इतनी रिक्वेस्ट करने लगे, मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। तब जाके मजबूरन मैं बोतल पकड़ाता हूँ, कहता हूँ कि देखो ये अंग्रेजी है, देख रहे हो ना, अब थोड़ा ही पीना, नहीं तो कल मैं जब आऊँगा ना तो फिर मुझे दारू मिलेगा नहीं, अब फिर मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, अब मुझे फिर यहाँ का काम छोड़कर शहर जाना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। वो इंसान दारू में इतना नशेड़ी हो चुका था, जैसे ही बोतल उसको हाथ में जाता है ना, उसकी आंखें चमक जाती है, ढक्कन खोलता है कड़कड़ कड़कड़ और सीधा बोतल को मुंह में लगा देता है। मैं जब तक उसकी बोतल पकड़ता नहीं तो पूरी की पूरी बोतल वो साफ कर देता, बिना पानी का, बिना कुछ चकना मकना का, वो पूरा साफ कर देता। संजोग था कि मैं सही टाइम पर बोतल खींच लिया और तब भी आधा बोतल वो निकल चुका था। खैर मेरा कोटा तो आधा बोतल का ही था, चलो कोई बात नहीं। मैं तो बड़ा नाराज हुआ चाचा पर, ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया, फिर मैं आपके पास में आऊँगा, बेटियाँ नाराज हो जाएगी, मुझे बोतल नहीं मिलेगा। तब मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे दे देगी बोतल, चिंता मत कर। मतलब अभी से उनके पैर डगमगाने लगे थे, आवाज़ बदलने लगी थी, भारी भारी आवाज़ होने लगी थी। मुझे लगा कि ये नशे का असर है। खैर मैं भी उस जगह पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाया। उनको कहता हूँ आराम से जाना और चारपाई पर सो जाना, किसी से बहस मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उनकी आवाज़ जो थी ना हर पर बदलती जा रही थी। मुझे लगा कि नशे की वजह से, जैसे नशे में इंसान हो जाता है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, वैसे ही मुझे लग रहा था। पहले आवाज़ साफ साफ मैं सुनकर समझ पाता था, लेकिन आवाज़ ऐसा हो गया, इतना भारी हो गया कि वो शब्द इतने भारी मुझे सुनाई देते थे। मुझे लगा कि नशे की वजह से
इसके बाद लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ चलने लगे। मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था। आज जैसे ही तीसरी बार मैं मुड़ के देखता हूँ, जब तक मुझे नजर आ रहे थे, अभी भी मुझे नजर आ रहे थे, और अचानक गायब एकदम। मुझे लगा कि ये इंसान नशे में इतना है, इतना तेज कैसे चल सकता है। खैर, उस टाइम मुझे भी घर जाने की थी, अपने झोपड़े में जाने की थी, मुझे भी पीना था, मुझे भी खाना खाना था। तो इस चीज़ पर मैं ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। सीधा अपना आ जाता हूँ कैंप में, बोतल खोलता हूँ, इसके बाद खाना पीना और फिर सो जाना। लेकिन सोने से पहले उस खूबसूरत लड़की का मैं चेहरा बिल्कुल आंखों में पाता हूँ। लगता है कि मेरे से बात कर रही है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बार बार फिल्म की तरह दिखाई दे रहा है। मुझे उंगली देख करके चेतावनी दे रही थी कि मेरे बापू को दारू मत पिलाना। लेकिन उसके चेहरे का भाव था ना, वो गुस्से वाला नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जैसे कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट छाई हुई हो। यही सपना लिए हुए मैं सो जाता हूँ। अगले दिन फ्रेश मूड में उठता हूँ और मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। सारा दिन मेहनत करो, ये करो, ठेकेदार भी आ जाता है, बड़ा ठेकेदार। फिर अब इधर उधर नाप जोखाई, फिर खुदाई, काम तो सारा दिन का था। उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका था। 8 बजे तक हमारा काम खत्म हुआ था। तब बड़ा ठेकेदार जाता है और फिर हम लोग अपने कैंप में। नहाना धोना, खाना वाना तो पहले ही बन चुका होता था। दारू की चिंता। आज मैं सोच लिया था कि आज मैं उस घर में जाऊंगा, लेकिन बूढ़े बाबा को एक बूंद नहीं दूंगा। मैं कैसे बोल सकता हूं कि रात मेरे से दारू छीन लिए थे, आधा बोतल खाली कर दिए। अगर मैं नहीं पकड़ता तो पूरी बोतल हजम कर जाती। मैं आज सतर्क रहना चाहता था। मैं बूढ़ा बाबा को आज एक बूंद दारू देने का पक्ष में नहीं था। मैं देखा था उनका हाल। लड़की सही कह रही थी, ये पीने के बाद में बहकने लगते हैं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था। उनकी आवाज़ का टोन बदलते हुए, चाल बदलते हुए। और सबसे बड़ी जो अलग बात लगी थी, वो थी इतनी तेज चलने की। नशे में इंसान इतना तेज कैसे चल सकता है। मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहे थे, और जब मैं पलट के देखता हूँ तो गायब थे। इतना तेजी से कैसे चल सकते। लेकिन नशा था, कुछ भी पॉसिबल था। इंसान को जवान बना देता है, मुझे तो यही लगा था। खैर, जब मैं पहुंचता हूं तो 9:30 के आसपास का टाइम हो जाता है। चाचा मुझे रोड साइड पर कहीं मिलते नहीं है। अब तो घर देखा हुआ था। मैं आराम से पहुंच जाता हूं। अंधेरा हुआ पड़ा रहता है। मैं दरवाजे को नॉक करता हूं और अंधेरे में मुझे आसपास में चाचा कहीं नज़र तो नहीं आ रहे थे। मैं चारों तरफ निगाहें डाल लेता हूं, लेकिन चाचा थे कि अब मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे उम्मीद था कि घर के अंदर ही मिलेंगे। 3 बार मैं दरवाज़ा दस्तक देता हूँ और तब जाकर के रोशनी होती है। दरवाज़ा खुलता है, लेकिन चाचा नहीं खुलते। वही लड़की, खूबसूरत लड़की दरवाज़ा खोलती है, मुझे मुस्कुराती हुई देखती है। बोतल चाहिए? और तब मैं कहता हूँ, हाँ। चाचा कहाँ हैं? अरे आज नहीं है, वो कहीं गए हुए। कल आपने शायद उनको दारू पिला दिया था। मैं झूठ बोलता नहीं था। वो बोलती है, अंदर आ जाओ। मैं उसी तख्त पे बैठ जाता हूँ जहाँ कल बैठा था। अब मैं जो सच्चाई था पूरा उसके आगे से रख लेता हूँ कि मैं तो उनको देना नहीं चाहता था, लेकिन वो जबरदस्ती कि मैं थोड़ा सा पीऊँगा। अब पीते पीते आधा बोतल खाली कर चुके थे। अगर नहीं मैं पकड़ता तो पूरी बोतल हजम कर जाते। तभी लड़की कही, तभी मैं आपको चेतावनी दिया था कि आप उनको एक बूंद मत देना। मैं उनको दारू देती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, और उससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो बहकने लगते हैं। रात में भी पंगा हुआ था। बहुत शोर किए थे। एक मुसाफिर को पकड़ लिए थे। बड़ी मुश्किल से उस मुसाफिर को मैंने उनसे अलग किया। आखिर ऐसा क्या कर रहे थे? कौन सा मुसाफिर था? मुझे तो कुछ बारे में पता भी नहीं था। मुझे लगा कि नशे की वजह से ऐसी कहानी बनी होगी। वो मुझे बिठा करके और फिर वो अंदर चली जाती है, और जब लौट के आती है तब वैसे ही मिट्टी में दबा हुआ, गीले मिट्टी में जैसे बोतल निकाल के लाती है। मुझे पकड़ा देती है, साफ भी नहीं करती है। मैं गीले मिट्टी को अब देखता हूँ हाथ में, और फिर उसकी तरफ देखता हूँ। इतनी मिट्टी कहाँ से? तब फिर कहने लगी, मैं कल आपको बताई थी ना, मैं उन्हीं के डर से बोतल को ज़मीन में दबा कर रखती हूँ, नहीं तो उनको पता लग गया तो बोतल पीते ही चले जाएंगे।
मैं पूछता हूँ कि अभी कहाँ हैं, कहीं रास्ते में तो नहीं मिल जाएंगे। तब कहती है नहीं, कहीं और है। मैं इनको अभी दारू नहीं दिया है, एक जगह पर उनको बंद करके रखा हुआ है। मुझे मालूम था कि आप आओगे, आज जैसे ही आप आओगे वो आपका पीछा करेंगे और फिर आपका दारू पी जाएंगे। जो मैं ऐसा होना नहीं चाहती थी। आप जाओगे तब मैं उनको उस जगह से बाहर निकालूंगी और तब उनका कोटा दूंगी। मैं कहने लगा कि आप ये काम कीजिए ना, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, पर बहुत प्यास लगी हुई और वैसे भी गर्मी का टाइम था। तब कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी मैं गई पानी लेके आती हूँ। जाती है, बड़े से गिलास में पानी लेके आती है, पानी पीता हूँ। तब मैं उसको पैसे देता हूँ। पैसा जैसे कल उसने लिया था ऐसे आज भी मुट्ठी में बंद कर लिया, गिना तक नहीं कि मैं कम है ज़्यादा है, उसे कोई मतलब ही नहीं था। अब मैं उससे कुछ पूछना चाहता था। मैं पूछने लगा, ये दारू आप कहाँ से लेके आती हो? कहने लगी, है कोई जान पहचान का, अब मैं उन्हीं से मंगाती हूँ। अब हमारे पास में अब स्टॉक है, अभी हमारे पास में दारू की कमी नहीं है, सब इनके वजह से मैं छिपा कर रखी हुई है। मैं कहने लगा, इतना दारू आप क्यों मंगाई? मेरी तरफ अब घूर कर देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो कि अगर ये दारू में नहीं रखती तो तुम कहाँ से बोतल ले जाते। अब मैं चुप हो जाता हूँ। मतलब मेरे सवाल का उसने जवाब नहीं दिया था। मुझे तो यही लगा कि इसे फालतू का सवाल पूछना ठीक नहीं है। मैं उसका नाम पूछता हूँ। तब कहती है, आपको दारू चाहिए या मेरा नाम? मैं कहने लगा, चाचा तो थे नहीं। मैं कहने लगा, मैं अपनी चाल जरूर चलने लगा था कि दारू भी चाहिए और आपका नाम भी। जितनी आप सुंदर हो उतना नाम भी तो सुंदर होगा, आप अपना नाम बता दीजिए। मुस्कुराते हुए बोलती है कि कल आना, फिर मैं नाम बताऊंगी। आज ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं उनको ज़्यादा देर तक अब रोक नहीं सकती हूँ। अगर एक बार वो कमरे से बाहर निकल गए तो समझ लो तुम्हारी दारू यहीं रह जाएगी, तुम दारू लेके जा नहीं पाओगे। इससे बेहतर है कि आप निकल जाओ, कल आना, फिर हम फुर्सत में रहेंगे और फिर बात करेंगे। अब मैं क्या करता, सीधा अपने रास्ते पाता हूँ। अब चाचा तो मिले नहीं, बोतल चपटने का कोई खतरा था ही नहीं। अब बड़े आराम से अपना डेरे में पहुँच जाता हूँ, अपना कैंप में पहुँच जाता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ और उसी लड़की के सपना देखते हुए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, सपनों में खो जाता हूँ। सुबह उठना, रोज़मर्रा का काम वही सब था, इसके अलावा तो कोई विशेष नहीं था। और जब रात होती है तब मैं फिर दोबारा उसी जगह पर पहुँचता हूँ। दरवाज़ा बंद था कल की तरह। दरवाज़ा पीटता हूँ और कुछ देर के बाद में कमरे में नहीं, वो लड़की बाहर से आती है। अब मैं देख नहीं सका, वो मेरे पीठ के पीछे आके खड़ी हो जाती है। अब मुझे छूती है, ये करंट सा एहसास होता है। मुझे लगा कि ये क्या, करंट कहाँ से लगा? मुड़ के देखता हूँ तो वही लड़की मुस्कुरा रही थी। मैं बाहर थी, मैं तुम्हें आते हुए देखी थी और तभी मैं यहाँ पर आ गई कि कहीं तुम लौट ना जाओ, चलो आओ। मैं पूछता हूँ कि चाचा कहाँ हैं? कहती है कहीं रिश्तेदारी में गए हुए, आज घर में कोई नहीं है। आज जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो, आज मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। इशारा तो उसने साफ दे दिया था कि आज घर में कोई नहीं है, जो भी पूछना है बात करना है आराम से हम कर सकते थे। दरवाज़ा बंद कर देती है। मैं उसी तकत पे बैठ जाता हूँ। तब कहती नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हमारी बातें कोई रोड पे चलते हुए आदमी सुन सकता है, अंदर आ जाओ। खुला छूट मिल चुका था। जब मैं उसके पीछे पीछे अंदर जाता हूँ तो एक और तख्त लगा हुआ था, उस पर बिस्तर भी लगा हुआ था। मुझे वहाँ बैठने के लिए कहती है, पानी पियोगे? मैं बोलता हूँ हाँ, प्यास तो लगी हुई है। इसके बाद मुझे पानी ला के देती है। फिर मैं उसका नाम पता, मतलब फॉर्मेलिटी जो था, मैं शुरुआत कर देता हूँ। अपना प्यारा सा नाम बताती है और वो नाम इतना सुंदर था जितनी वो लड़की सुंदर थी। मैं उस पर तो मोहित तो काफ़ी दिनों से हो चुका था, जब से मैंने उसको देखा था, लेकिन इतनी नज़दीकियाँ मुझे आज मिली थी। वो मेरे पास में सामने बैठ जाती है एक मूढ़ा पर, कहती है देखो हमारे घर में इस टाइम कुछ खाने पीने को तो है नहीं। मैं अब सारा दिन समझ लो कि मैं बाहर में रही, मैं किसी काम में फंसी हुई थी और मैं भी अब तुम्हारी तरह यहाँ पर अकेले ही हूँ। आज तुम कैंप में अकेले रहते हो। तब मैं कहने लगा नहीं नहीं, अकेले में नहीं रहता हूँ, हमारे साथ बहुत मजदूर रहते हैं। हाँ, कमरा मेरा अकेला है, उसी में रहता हूँ मैं। मुझे शोर
और लोगों की भीड़ में रहना पसंद नहीं है। तब कहती है कि ठीक है, जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा ही मेरा ख्याल है। अब बातचीत करते करते अब हमारी जो नज़दीकियाँ थी वो कम होने लगी। कब मुड़े से उठ कर के मेरे बगल में आके बैठ गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर कुछ देर तक हम ऐसे ही बात करते रहे। और फिर कहने लगी, पियोगे नहीं क्या आज? मैं कहने लगा, पीऊँगा लेकिन घर जा कर के। कहती है, जब टाइम होगा तब तो घर जाओगे। मैं उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि शायद यहाँ मुझे रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए। मैं ये नहीं समझा था कि मुझे सारी रात यहीं पर रुकना है। मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि मतलब क्या है? कहती कुछ भी नहीं। चली जाती है अंदर। अब फिर वही जमीन में दबा हुआ बोतल निकालती है, गीली मिट्टी वाला, मेरे सामने रख देती है। और तब मैं कहता हूँ कोई कपड़ा बर्तन ला के दे दो, इसको साफ करूँ। मुझे सारा सामान ला करके पानी गिलास सब कुछ ला के दे देती है। और कहती है खाने का कुछ मत मांगना, मेरे पास में ऐसा कोई सामान अभी है ही नहीं, इसी से काम चलाओ। लेकिन ज़्यादा मत पीना, ज़्यादा पियोगे तो बहक जाओगे। मैं तुम्हें बहकने नहीं देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें होश में रखना चाहती हूँ। इशारा साफ था, मतलब दारू भी पीना था, उसके साथ में रहना था और होश में भी रहना था। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मेरी जो अब मन की इच्छा थी अब सामने में अब पूरी होने वाली थी। मैं इतना खुश था, मुझे लगा कि मैं शहर में इतना दिन रहा और ऐसा मैं भटकता रहा, आज तक कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं बनी। और देखो इस जगह पर आते ही कितनी सुंदर मेरी दोस्त बन चुकी है। सब कुछ इंतजाम यहीं पर हो रहा है, मुझे और क्या चाहिए? अब तो कोई कहे कि तुम शहर जाओगे, यहाँ पर होगे, तो मैं शहर के लिए मना कर दूंगा, मैं तो यहीं रहना पसंद करूंगा। इतना मुझे वो लड़की हसीन लग रही थी। आखिरकार मैं 2-3 पैग जैसे ही लगाता हूँ, तब वो बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और कहती है, नहीं और नहीं, आप मेरे साथ में बैठो, बातचीत करो। और इसके बाद वो मेरे को अपनी बाहों में भर लेती है। और उसी वक्त कहूँ ना कि सर मेरा जो था गोल 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 घूमने लगता है। आंखों के आगे अलग अलग रोशनियां नजर आने लगती है। और तब मैं कहता हूँ इस लड़की से, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मैं तो पूरी की पूरी बोतल पी जाता हूँ और तभी मुझे इतना नशा नहीं होता है, आज मुझे क्या हो रहा है? कहती कुछ नहीं, हरासमेंट है, सारा दिन मेहनत करते हो ना, ये कमजोरी आ गई है, कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर लो थोड़ी देर और देखना बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं वैसे ही करता हूँ। और मेरे बालों से वो खेल रही थी या थपथपा रही थी सर को, शायद मुझे आराम देने के लिए, मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन मेरी आंखें भारी भारी हुई और फिर चक्कर आना कुछ देर के बाद में बंद हो चुका था। और तभी मुझे नींद की एहसास हुआ और फिर मैं अपनी आंखें खोल नहीं पाया। जब मैं अपनी आंख खोलता हूँ ना तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। सुबह हो चुकी है, आसमान में देख रहा हूँ कि खुला आसमान है, ऊपर मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, मतलब कुछ देर में सुबह सूरज निकलने वाला था। लेकिन मैं हूँ कहाँ पर? मैं तो उस लड़की के घर में था, तो मैं खुले जगह पर कैसे आ गया? मेरी बोतल कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं रोड के किनारे, अब मेरी बोतल कुछ ही दूर पर पड़ी हुई है खाली अवस्था में। और मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो उस लड़की के साथ में बैठा हुआ था, दारू पिया था, उस लड़की से मैं प्यार कर रहा था, तो मैं इस जगह पर कैसे आ गया? ये बोतल तो भरी हुई थी, ये खाली कैसे हो गई? खाली पड़ी हुई है। क्या मैं इस बोतल को लेकर के, मुझे लगा कि मैं शायद ज़्यादा नशा कर लिया था, पूरी की बोतल मैं पी गया था। शायद मैं उस लड़की को छोड़ करके और फिर अपने रास्ते पर जा रहा था और मैं अपने होश में नहीं था, शायद यहाँ पर गिर गया हूँ। रोड के किनारे कच्ची सड़क वाली रोड पर एक साइड में पड़ा हुआ था। आखिरकार कपड़े झाड़ते हुए मैं उठता हूँ और तब तक अभी भी मेरा दिमाग चकराने लगा था। खड़ा होते ही मुझे लगा कि नशे का असर है। अब करना क्या चाहिए? मैं उस घर के तरफ चलूँ या फिर अपने काम की तरफ चलूँ? मुझे लगा कि नहीं, अब उस घर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब चलता हूँ अपने काम की जगह, अपने कैंप में चलता हूँ। मैं सारे रास्ता तय कर लिया, लेकिन जब अपने बिस्तर पर आता हूँ तो जो हमारे आसपास में घर थे, मतलब जो मजदूर भाई रहते थे, वो भी अब उठने लगे थे। मुझे एक मजदूर भाई ने देख लिया, मेरा नाम लेके कहने लगा, सुरेंद्र भाई
तुम रात भर कहाँ थे? हम तुम्हारे झोपड़े में आए थे कई बार खाना देने के लिए और तुम थे ही नहीं। कहाँ गए थे भाई? यहाँ कोई रिश्तेदारी वगैरह है क्या? तब मैं कहता हूँ भाई मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं अभी बात करने का मूड में नहीं हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मेरे शरीर में अभी भी बेचैनी, घबराहट, कमजोरी जैसी महसूस हो रही थी। मैं उसको कोई जवाब नहीं देता हूँ, कहता हूँ जब मैं बाद में तुम्हें बताऊँगा। अब मैं अपने बिस्तर पर जा करके सो जाता हूँ। जब सारे मजदूर चले जाते हैं मैं अपने उसी जगह पर रहता हूँ और नींद में ठेकेदार आकर के मुझे जगाता है। अरे सुरेंद्र, बड़े ठेकेदार तुझे बुला रहे हैं, तू अभी तक सोया हुआ है, बात क्या है? मैं आंख मलते हुए उठता हूँ, शरीर भारी भारी लग रहा था। मैं कहने लगता हूँ कि आप चलो, मैं कुछ ही देर में आपके पास आता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। अब अनमने भाव से उठता हूँ, फ्रेश होश होने का कोशिश किया। इसके बाद कपड़े वपड़े बदल करके मैं अपने साइड पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर बड़े ठेकेदार थे, वो ठेकेदार को ड्राइंग में समझा रहे थे, लेकिन उनको ड्राइंग समझ में आती नहीं थी। अब मुझे देख करके खुश हो गए। अरे आओ आओ, कहाँ थे सुरेंद्र? मैं कहने लगा सर कमरे में था, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी। अभी ठीक हो ना? कोई दवा की जरूरत तो नहीं है तो बता देना। तब मैं कहने लगा नहीं साहब, अब काम बताओ। ड्राइंग समझाते हैं, ये काम आज करना है। अब मैं कहने लगा साहब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आपने बता दिया, अब मेरी निगरानी में काम हो जाएगा। ठेकेदार मेरा मुंह देखता था। मैं जब उनके सामने बात करता था तो बड़ा खुश होता था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, ड्राइंग की समझ भी मुझ में थी और इसलिए मुझे भाव भी देता था। बड़े ठेकेदार तो चले गए थे और तब मुझसे कहने लगा, अरे सुरेंद्र, तू रात भर अपने जगह पर नहीं था? मैं सुना था तूने खाना भी नहीं खाया, कहाँ गया था? यहाँ तेरे कौन सी रिश्तेदारी है? मैं कहने लगा कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं है, मैं दारू के चक्कर में गया था। आपको पता है ना कि यहाँ जगह पर देसी दारू तो आराम से मिल जाती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं मिलती है। एक मैं ठिकाना ढूंढ रखा हूँ, वहाँ पर गया था। अब मैं पूरी कहानी बता देता हूँ लड़की को छोड़ करके। वहाँ पर मैं 2-3 पैक पीता हूँ और इसके बाद में मुझे कुछ होश ही नहीं रहता है कि मैं रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। जब सुबह मेरी आँख खुली ना तो अपने आप के रोड के किनारे पाया था, अब पूरी बोतल खाली पड़ी हुई थी। ऐसा तो मैं कभी करता नहीं था। और तब वो ठेकेदार मुझे समझाने लगा, ऐसा गलती मत करना सुरेंद्र, कल मैं जाऊंगा शहर और वहाँ से जितना कहेगा मैं बोतल ला दूंगा। अब मैं कहने लगा ठीक है, आप ला देना, अब नहीं जाऊंगा उसके पास में। मैं अब ठेकेदार को समझा देता हूँ। अब मुझे बहुत बारीकी से समझाया था कि देखो ये हमारा इलाका नहीं है, हम अलग जगह पर हैं। किसी के घर में जाना, वहाँ बैठ के दारू पीना ठीक बात नहीं है सुरेंद्र। मैं कहने लगा ठेकेदार जी आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अब मैं जैसे ही शाम होता है ना, काम खत्म करने के बाद सबकी नज़रों बचा करके अब दारू की जो ललक आ गई थी, शाम होते ही मैं उसी तरफ चल पड़ता हूँ। और आज भी टाइम अच्छी खासी हो गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, दरवाज़ा पीटता हूँ तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता हूँ, मुझे लगा कि लड़की कहीं काम से गई होगी, जैसे कल आई थी शायद आ जाएगी। लेकिन जब 1 घंटा बीत जाता है तब मैं निराश भर जाता हूँ कि अब क्या होगा, शायद ये लड़की आज है नहीं, मुझे अब लौटना चाहिए। जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ता हूँ और वो लड़की सामने से आती हुई दिखती है, आती ही मुस्कुराती है और कहती है तूने तो कल हद कर दिया। वो आते ही शिकायत करने लगी, मेरे मना करने के बाद भी तुम पूरी की पूरी बोतल को गटक गए। और जब मैं तुम्हें रोकती रही कि देखो इतना नशा करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम तो अपनी जिद पर अड़ गए थे, तुम तो मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में आ गए थे। मैं कहने लगे कि रात काफ़ी है, अभी कैंप में जाना ठीक नहीं है। और तुम कहने लगे तुम होती है कौन रोकने वाली, तुम अपनी जिद पर ही इस कमरे से निकल गए थे। मैं तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश किया, आज ऐसा तो नहीं करोगे, आज ऐसा तो नहीं करोगे, पहले बताओ। और तब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस लड़की से कब भूल जाता, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। मैं तो दारू पिया, चक्कर खाने लगा और फिर मैं तख्त पर लेट गया। और उसके बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को रोड पर पाता हूँ। कब मैंने इससे लड़ाई किया, कब इससे झगड़ा किया, समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहने लगा ऐसे ही मुस्कुराते हुए कि आज भी रुकना है क्या? और तब कहती हैं हाँ, आज मेरे पापा घर पर नहीं हैं और मैं भी कहीं काम से गई हुई थी, अभी लौट रही हूँ। घर पूरा अकेला है, क्या तुम्हें रुकना पसंद नहीं है क्या?
मैं कहता हूँ हाँ हाँ, क्यों पसंद नहीं है। और इसके बाद कल वाली ही पूरी कहानी चलने लगी थी। वही लड़की मना करती है कि 3 पैक से ज़्यादा मत लेना, और वैसा ही करता हूँ। लेकिन आज मुझे चक्कर नहीं आता है, मैं अपने आप को बिल्कुल फिट पाता हूँ। और मैं बस उस लड़की को साथ में बैठा हुआ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। और तभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे नींद की झोंका आना शुरू हो जाता है। उसी के कंधे पर रख कर के मैं कब अब आंखें बंद कर लेता हूँ, और ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो चुका हूँ। ऐसा क्यों हो रहा था? कल अलग घटना हुई थी और आज कुछ अलग ही हुआ था। जब मुझे होश आता है, या यूँ कहूँ कि मेरी आंखें खुलती है, तब मैं कल वाली ही जगह पर रोड के किनारे मैं पड़ा मिलता हूँ। अब वही बोतल जो मैं 3 ही पैक पिया था और तो बहुत सारा उसमें बाकी था, और वो खाली मिलती है। मुझे लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं तो 3 पैक पिया था, मुझे नींद आने लगी थी, मैं सो गया था, और मैं अपने आप को यहाँ पर कैसे पा रहा हूँ। आज भी मैंने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी किया, मुझे ऐसा ही लगने लगा था कि जरूर जब मैं पूरी बोतल खाली कर दिया हूँ, मैं अपने आपे में नहीं होगा। शायद वो लड़की सही कह रही है, मैं बदतमीज बन गया हूँ, पूरा शराबी बन गया हूँ, मैं पूरा बोतल पीने लगा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? उस लड़की से मुझे झगड़ा उगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो उसके घर में होता, आराम से रहता, और मैं खुद ही चल के आया होगा, यहाँ पर मैं गिर गया होगा। मैं सब अपने मन की बात अपने आप ही समझने लगता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि उस लड़की के घर पर मैं सुबह सुबह जाऊँ। मुझे लगा कि नहीं, चलो अपने कमरे में चलते हैं। मैं अपने कमरे पर आ जाता हूँ। उस टाइम सारे जो हमारे भाई बंधु थे, सब कोई सोए हुए थे। मैं चुपके से अपने कमरे में जाता हूँ और आराम से सो जाता हूँ। जब मुझे जगाया जाता है तो मेरे ठेकेदार ही मुझे जगाता है। आज कहाँ गया था? आज भी खाना नहीं खाया? मैं सब पता लगा लिया, क्या उसी जगह पर गया था क्या? अब मैं ठेकेदार के आगे झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, उस जगह नहीं, लेकिन दारू के चक्कर में मैं कहीं दूसरी जगह गया था। लेकिन आज कोई बात नहीं, मैं आराम से था, कोई टेंशन की बात नहीं। ठेकेदार मेरी तरफ देख के कहने लगे, सच कह रहा है ना? मैं कहने लगा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, चिंता मत कर, 2 दिन के बाद मुझे जाने का मौका मिल रहा है यहाँ से। आज जब मैं लौट के आऊँगा ना, तेरे लिए पूरा पेटी भर के लाऊंगा, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब मैं कहने लगा, यही बढ़िया होगा। अगर दारू होती तो मैं शायद इधर उधर भटकता नहीं, मैं आराम से अपने घर में रहता, यहाँ पर रहता। अब इसके बाद समय भी हो चुका था, सब लोग तैयार हो रहे थे, मैं भी तैयार होकर के साइड पर जाना ही पड़ा। पूरा दिन वही काम में उलझा रहा। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, दोपहर से शाम होने जा रही थी, मेरे मन में अब थोड़ा डर भय लगने लगा था कि मैं दारू पी करके आज तक किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया, और वो जवान लड़की के साथ जिसको मैं प्यार करने लगा था, उससे मैं बदतमीजी करने लगा हूँ। मैं उस तरफ अब जाना नहीं चाहता था, मैं उसके साथ नज़रें मिलाना नहीं चाहता था। मैं तो बदतमीज बन गया था। ऐसा कैसे हो गया? आज तक मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैं पीता खाता जरूर था अपने कमरे के अंदर में, और फिर मैं आराम से सो जाता था। सुबह ही मेरी आँख खुलती थी। लेकिन जब से मैं वहाँ पर गया हूँ पीने के लिए, तब ऐसे मेरे साथ में होने लगा है। मैं कल भी परसों भी रोड के किनारे पे आता हूँ। ये सब क्या है? मुझे अब शर्म सी लगने लगी थी। उस लड़की के सामने जा कर के नज़रें कैसे मिलाऊंगा? वो मुझे फिर शिकायत करेगी कि आज तुमने फिर भी ऐसा किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे दारू पीना मिले या ना मिले, लेकिन उस लड़की के सामने सामना नहीं करूंगा। मैं उसको सामने अब अच्छा भी नहीं लगेगा। वो मुझसे शिकायत करेगी, अब मुझे ठीक लगेगा नहीं। अब मैं अपने आप को रोक देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है और मैं बेचैन होने लगता हूँ, मुझे लग रहा है कि ना, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। ना तो मैं उसको भूल सकता हूँ और ना अपनी दारू को भूल सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मुझे बार बार मेरे कान में आवाज़ दे रही हो, अब आप ही जाओ, देखो रात हो चुकी है, आप ही जाओ, रात हो चुकी है। ऐसा शब्द मुझे कानों में अब लग रहा था जैसे वो लड़की मेरे पास में खड़ी हो, मेरे कानों में बुदबुदा रही हो कि सुरेंद्र अब आ जाओ ना, रात देखो अब शुरू हो चुका है। काम अभी चल रहा था, और ये शब्द है ना, रुक रुक करके मुझे सुनाई दे रहे थे। और वो दारू का जो तड़पन थी, अब उसको रोक नहीं पा रहा था। और दूसरी तड़पन उस लड़की को
देखने का। दोनों चीज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई थी उस वक्त में। अब जब काम होता है ना, सब लोग तो कैंप की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं कैंप की तरफ जाता भी नहीं हूँ। ना मैं फ्रेश होता हूँ, ना अपना हाथ पैर धोता हूँ, और सीधा उसी रोड पर पैदल निकल जाता हूँ। ऐसे लग रहा है कि लड़की आगे आगे चल रही हो, और कह रही है कितना देर क्यों करते हो, अब चलो भी। लेकिन सामने में कोई नहीं था। मुझे आभास होता था कि जैसे वो मेरे आगे आगे चल रही हो, अब चलो भी, अब देर हो चुकी है, चलो भी। ऐसा मुझे कई बार महसूस हुआ था। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आखिरकार जब मैं उसके घर के सामने जाता हूँ, अब कल के माफ़ी की दरवाज़ा बंद मिलता है, अता पता नहीं होता है। मैं बेचैन होता हूँ उसको देखने के लिए, दारू पीने के लिए। अब दोनों चीज़ महत्वपूर्ण अंग बन चुका था मेरा। दारू पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लड़की, लेकिन यहाँ अब नंबर पहला हो चुका था लड़की, अब दूसरे नंबर पर दारू था। वो लड़की भी मुझे अब ऐसा ही अब दर्द देने लगी थी। जब तक मैं उसको देखूँ ना, ऐसा लगने लगा कि मुझे चैन नहीं मिलेगा। जिस तरह दारू के नशा के लिए मैं तड़पन किया करता था, वैसे ही अब लड़की का नशा मुझ पर सवार हो गया था। लेकिन लड़की थी ही नहीं। कहाँ गई, दरवाज़ा पीटता रह गया, लेकिन अब वहाँ अंदर होता तो लाइट जलती, रोशनी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि कहीं फिर बाहर गई हुई है। 1 घंटा तक मैं उसके चौखट के आगे बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा, और तब जा कर के वो नज़र आती है। और कमाल की बात थी, उसने कपड़ा अभी तक कोई दूसरा चेंज नहीं किया, या मुझे लगा कि उसके पास में ऐसे ही कई कपड़े होंगे जो मुझे वो पहनी हुई दिखाई देती थी। हाँ, अब बिल्कुल फ्रेश नज़र आती थी, जैसे वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, नहाई धोई हो, बाल उसके हवा मोड़ते थे। ऐसी बात भी नहीं थी कि वो गंदगी में रहने वाली थी। साफ सफाई मैं हमेशा देखता था उसको। जब आ जाती है और तब कहती है कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, इतना टाइम क्यों लगाती हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब मैं कहने लगा मैं तो 1 घंटा हो गया बैठे हुए, तुम कहाँ पर थी। कहने लगी बस यहीं पर थी, तुम्हारे आसपास में थी, मैं तुम पर नज़रें लगाई हुई थी। अब चलो, समय हो चुका है, चलो अंदर चलते हैं। मैं पूछता हूँ चाचा क्या आ गए, तब कहती नहीं, अभी उनको आने में लौटने में टाइम है, रिश्तेदारी में गए हुए। मैं उससे पूछता हूँ कि आपके अलावा और चाचा के अलावा इस घर में कोई और भी रहता है, आपकी मम्मी और परिवार। तब कहती है कि नहीं, मम्मी भी गुजर चुकी है, अब ले दे के मेरे एक बापू हैं और मैं हूँ। मुस्कुराती हुई, और उसके बाद मैं सवाल पूछना ही भूल जाता हूँ। जब मेरे आगे मुस्कुराती है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे एक बड़ा खजाना मिल चुका है। मैं अपने आप को इतना खुशनसीब इंसान समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई दुनिया में ऐसा होगा नहीं। इतनी खूबसूरत दोस्त मुझे मिल चुकी थी। अब क्या, इससे बड़ी खुशी और मुझे क्या चाहिए। मैं उसको देख करके मुस्कुराता चेहरा, मेरा मन खिल जाता है। वो कहती है चलो भी, अब अंदर चलते हैं। खुशी खुशी उसके साथ में दरवाज़ा खुलती है, अंदर पहुंच जाते हैं। मैं तख्त पर बैठना चाहता हूं तो कहती है कि नहीं नहीं, अंदर चलते हैं, वहीं बैठ कर के बात करेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो आज मेरे सामने हैं, आज भी चाचा नहीं है। मैं चाचा से पूछता हूँ कि चाचा कहाँ हैं, आज भी रिश्तेदारी में हैं। कहती है हाँ, बस आज भी रिश्तेदारी में हैं, लेकिन कल से वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ। मैं अब बिल्कुल शांत होकर के दारू का इंतज़ार करने लगता हूँ। अब दारू का मुझे ललक लगी हुई थी, लेकिन वो मेरे पास में बैठी हुई थी। अब मैं कहता हूँ कि अब मेरा सामान तो ला दो, मैं शुरुआत तो करूँ। तब कहती है कि आज तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। देखो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, अब मैं इन हाथों से ज़मीन तो खोद नहीं पाऊंगी ना। अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ही खोद करके, और मैं बताऊंगी, और फिर वो बोतल निकालना जहाँ मैं दबा कर रखी हूँ। मैं उलझन भरी निगाहों से उसको देखता हूँ। क्या मतलब, जैसे पूछना चाहती हूँ, और तब वही बहाना बनाती है। देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, अभी मेहंदी का रंग फीका पड़ जाएगा। मैं समझ नहीं पाता हूँ ये मेहंदी क्यों लगा हुआ है, ये रंग इसका फीका क्यों पड़ेगा। मुझे तो अपने रंग की पड़ी थी। अगर मुझे दारू नहीं मिलती तो मेरा सारा रंग उड़ जाता, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता, रंग में भंग पड़ जाता। मुझे ऐसा लगने लगा अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन खोदनी पड़ेगी, ना जाने कहाँ पर रखी हुई।
तब कहती है उलझन क्यों हो रहा है? चलो मैं बता रही हूँ ना, मैं खुद तुम्हें निकाल के दिया है ना 2 बार, मैं तुम्हें पिलाई हूँ ना, आज तुम खुद ही मेहनत करो। अब दारू का नशा ही ऐसा होता है। और ऊपर से अपने प्रिय फ्रेंड का बात को मैं कैसे काट सकता था। जब वो दिखाती है कि मेहंदी लगी है, मैं उसका मेहंदी देख करके अवाक हो जाता हूँ। क्या मतलब, ये शादीशुदा है? मुझे ऐसा ही लगा था। लेकिन मैं ये सवाल पूछता और तब तक वो मुस्कुरा करके मेरे पास में सट जाती है। अब फिर अपने आप को मैं भूल सा जाता हूँ। मुझे अब लेकर के आगे चलती है, अंदर के कमरे में चलती है। वहाँ मैं देखता हूँ तो वहाँ पर 2-3 खड्डा खुदा हुआ था। उसमें कोई बोतल मुझे दिखाई नहीं दी थी, लेकिन एक नज़र में देखने से जैसे इंसानों का मरने के बाद दफनाया जाता है कब्र में, वैसा ही मुझे अब नज़र आ रहा था। मुझे लगा कि ऐसा ही ये बोतल छिपाने का तरीका है इसका। लेकिन ये 1-2 और तीसरा क्या है? 2 तो मुझे साफ साफ दिख रहा था। मैं कहता हूँ कि ये दोनों क्या है? वो कहती है कि इसी में तो बोतलें पड़ी रहती है, अब ये खाली हो चुकी है तो मैं क्यों भरूं? अब तीसरी जगह पर खुदाई करनी है, इसको थोड़ा ऐसे ही मिट्टी हटा दो और फिर देखना यहाँ पर बोतलें निकल आएगी। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ बोतल का नाम लेते ही, और ऊपर से मेरे साथ में मेरी प्रेमिका थी। अब मुझे किस बात का डर है? वो ज़मीन इतनी भुरभुरी होती है, इतनी मुलायम होती है, नमी से भरी हुई, और मैं अपने हाथों से ही अब उस जगह को खाली करने लगता हूँ। देखते ही देखते मैं बहुत सारा मिट्टी निकाल फेंकता हूँ, लेकिन अभी तक बोतल का दर्शन मुझे नहीं हुआ था। तब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, तब कहती है बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और करते इतना गहरा मैं अपने हाथों से ही उस जगह खोद दिया था। उसमें मैं आराम से सो सकता था, इतनी बड़ी वो जगह बन चुकी थी। तब मैं सोचने पर विवश हो गया कि आखिर और कितना खोदना पड़ेगा। मेरे हाथ थक चुके थे। मैं इतना अपने हाथों से कड़ी मेहनत कभी नहीं किया था। मैं तो मशीन का ऑपरेटर था, मेरा तो काम था ड्राइविंग का, ऑपरेटिंग का। ये मैं कभी इतनी मेहनत नहीं किया था। तब कहते बस थोड़ा सा और, बस इतनी सी खोद दो, देखो बोतल तुम्हें मिल जाएगी। जैसे ही मैं थोड़ा सा मिट्टी और हटाता हूँ, बोतल तो मुझे नज़र आ जाती है। जैसे ही बोतल को बाहर खींचता हूँ, तभी उसी में से एक हाथ निकलता है और सीधा मेरा टेटुआ पकड़ लेता है। जैसे ही मैं हाथ देखता हूँ, अब तो मेरी चीखें निकलने शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो हाथ मेरा टेटुआ पकड़ता है, मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। प्रेम कहाँ गया, दारू का नशा कहाँ गया, सब कुछ भूल भाल करके मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। मुझे लगा कि ये क्या, यहाँ पर तो बोतल थी। बोतल को जैसे किसी हाथ में पकड़ रखा। जैसे ही मैं बोतल को उठाता हूँ और उसके साथ हाथ बाहर आ जाता है। अगले पल मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ। और तब वही हाथ जब बाहर पूरा निकलता है, और तब मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। वो तो चाचा थे, चाचा जो मुझे पहली रात इस घर तक लेके आए थे। और वो लड़की कहना था कि वो किसी रिश्तेदारी में गए थे, कल से तुम्हें हम मिलेंगे। क्या मतलब? लेकिन जिस हालात में थे, उनकी आंखें एकदम लाल लाल नजर आ रही थी, मिट्टी से सना हुआ उनका पूरा कपड़ा लगता। वो लड़की की तरफ मैं जब पलट के देखता हूँ कि लड़की मेरी मदद करेगी मदद करेगी, वो लड़की खिलखिला के हंसने लगती है। कहती है बस तुमने अपनी ही कब्र खोद दिया है, अब तुम और ये साथ साथ ही रहोगे। 2 कब्र तो पहले ही फूल हुआ पड़ा है, एक और किसी का है मेरी माँ का, और एक है मेरा। अब हम आराम से अपनी फैमिली बना करके अब साथ में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जब तुम आते थे ना, तो चाचा का पूछा करते थे ना कि चाचा कहाँ है, चाचा कहाँ है। आज मैं तुम्हें बताई थी ना कि चाचा कल से तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ में मिलेंगे। अब तुम आपस में प्रेम करना, एक साथ में रहना। लड़की खिलखिला के हंसने लगती है। अब मैं इतना चीखता हूँ चिल्लाता हूँ, लेकिन लगता है कि उस रोड पर कोई आ नहीं जा रहा है, नहीं तो मेरी आवाज़ को जरूर सुनता। मैं चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी दर्द को कोई समझने वाला उस टाइम नहीं था। वो चाचा भी खिलखिला के हंस रहे थे, कह रहे थे कि बेटा तूने सही समय चुना था। आज देख अंधेरी रात है, और आज जो हम ये काम कर रहे हैं ना, हमें बहुत सफलता मिलेगी इसमें। और दोनों लोग
खुल खुल करके हंसने लगते हैं। मेरा गला को घोंटा जाने लगा। वो चाचा जो थे वो मेरे टेटुआ पकड़ रखा था अपने हाथों से, आप हमेशा उस पर दबाव बना रहे थे। अब मैं तो अब कुछ देर में ऐसा लगता था कि मैं चीख भी नहीं पाऊंगा, चिल्ला भी नहीं पाऊंगा। अब मैं उनसे अपना पीछा भी नहीं छुड़ा पा रहा था। बहुत कोशिश किया था, लेकिन उन बूढ़ी हाथों में इतनी ताकत थी। वो तो एक प्रेतात्मा थे, वो भूत प्रेत थे मेरी नज़र में। अब मैं उनसे कैसे जीत सकता था। मुझे लगने लगा कि अब मैं यहाँ से कभी भी बाहर निकल नहीं पाऊंगा। अपने हाथों से अपना कब्र मैं खुद खोदा हूँ। अब मुझे इस कब्र में ही रहना पड़ेगा, जिंदा नहीं, मरा हुआ। और मैं रोने लगता हूँ। घर की याद आने लगती है, अपने दोस्तों की याद आने लगती है। अब मैं आखिरी बार एक कोशिश करता हूँ। वो कोशिश मेरी कामयाब होती है। अगले पल मुझे 3-4 टॉर्चों की रोशनी नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी घर में नहीं हैं, खुले जगह पर है। वो टॉर्च की रोशनी और उसके साथ मुझे कुछ लड़के भी नजर आए जो शोर कर रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे, सुरेंद्र तुम हो क्या यहाँ पर, सुरेंद्र तुम हो क्या यहाँ पर। वो आवाज़ जानी पहचानी लगी, एक तो मेरे ठेकेदार की और कुछ अपने दोस्तों की। और उसी पल मेरी आंख बंद हो चुकी थी। या मैं बेहोशी में डूब गया था, या ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ था। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो अपने आप को कैंप में पाता हूँ। मेरे पास में ठेकेदार थे और वहाँ पर मेरे मजदूर भाई सब टकटकी लगा करके देख रहे थे। मुझे पानी से नहला दिया गया था। मैं तब जा कर के होश में आया था। मैं पूरी तरह से होशो हवास में था। और मैं वो सब दृश्य मुझे अच्छी तरह से याद था कि आखिर वो लोग कौन थे, वो खूबसूरत लड़की कौन थी, चाचा कौन थे, क्या वो लोग प्रेतात्माएं थे। तो मेरे साथ में ऐसा कौन सा खेल खेल रहे थे। मैं ये सब जानने के लिए बेताब था, लेकिन मैं जानूं कैसे। तभी ठेकेदार साहब कहने लगे, सुरेंद्र तो ठीक है ना। मैं सर हिलाया कि मतलब ठीक हूँ। चल अच्छा हुआ, तुम्हारे साथियों ने सब कुछ बता दिया था कि तुम रात को गायब होते हैं। अब मैं भी तुम पर अब नज़र रखने लगा। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त यार होगा। तुम तो हमारी तरह शहर के रहने वाले थे। अनजानी जगह पर तुम्हारा दोस्त कौन सा था जो अंग्रेजी दारू पिला रहा था और जिसके साथ में तुम रात भर गायब रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे। हमें चिंता ही होना था बेटा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अपने बच्चों के समान मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आगे तुम्हें बढ़ाना चाहता हूँ। और तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में जिक्र किया तो मैं विश्वास नहीं कर पाया था कि इस अनजानी जगह पर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल भी मिलेगा। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कल से मैं और तुम्हारे दोस्तों ने तुम पर नज़र रखा हुआ था। हम तुम्हारे जब तुम काम कर रहे थे, तुम इधर उधर देख रहे थे, तभी हम समझ गए थे कि तुम भी आज भी कहीं जाने की तैयारी में हो। हमने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन बहुत तेजी से तुम चलते हुए जैसे दौड़ते हुए आगे तक आ गए थे। तुम इन झाड़ियों में जाकर के कहीं छिप गए थे। वो झाड़ियों में हमने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन तुम मिले नहीं। हम परेशान हो गए थे। टाइम निकलता जा रहा था। हम आसपास में देखने लगे कि आखिर तुम गए तो कहाँ पर। जब तुम्हारी चीखें नज़र आने लगी ना, तब हम लोग टॉर्च की रोशनी में जो देखते हैं, तुम झाड़ियों के अंदर में थे। तुम्हारे आसपास में कोई था भी नहीं। तुमने मुझे देखा, हम दोस्तों की तरफ देखा, अचानक तुम भरभरा कर जमीन पर गिर गए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? तुम झाड़ी के अंदर में क्यों गए थे? मतलब जो हमारे ठेकेदार थे ना, अब उस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। उस जगह पर एक घर था, घर के अंदर में था। वो घर उनको क्यों नहीं दिखा? तब मैं समझ गया ये सब भ्रम फैलाया हुआ था उस प्रेतात्माओं का, ताकि इंसानों को कुछ पता भी नहीं लगे। अब मुझे तो वो दिखाई देता था, ऐसा ही एक जाल बुना हुआ था। अब मैं दारू के चक्कर में उस जगह पर आ गया था। जब वो ढाबे वाले ने मुझे बताया था, अब मैं समझा था कि यही बूढ़ा आदमी है, इसी बूढ़े आदमी के पास में मुझे जाना है। और उसने ऐसा बोला भी था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं, उससे आगे कुछ और आगे जा कर के घर था, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहते थे, रिटायर, और दारू पीने का शौकीन थे। अपने कैंटीन से अब लेके दारू आते थे और वो रखते थे। उनके पास हमेशा कोटा रहता था। ठेके वाले ने मुझे वहाँ भेजा था, लेकिन मैं तो आत्माओं का शिकार बन गया था। मैं धोखे में फंस गया था। लेकिन अगर उस रात मेरे दोस्त, मेरे ठेकेदार उस जगह पर मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, तो शायद उस कब्र से मैं कभी बाहर निकल भी नहीं आता, जो कब्र अपने हाथों से अपने लिए
मैं खोदा था और उसके बाद मैं उस जगह के लिए हमेशा को भूल चुका था। अब मैं कहूँ ना कि मैं दारू ऐसे छोड़ दिया, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं दारू मेरे से छूट पाएगी, लेकिन उस घटनाक्रम ने अब दारू को ऐसे मेरे से परित्याग करवा दिया था। मुझे लगा कि सब खेल दारू का है। अगर मैं दारू नहीं पीता तो आज वो ऐसी खतरनाक स्थिति में अपने आप को कभी नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की भेजी हुई कहानी, घटना, उनकी आप बीती। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप देरी मत कीजिए। मेरे को इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर, मेल आईडी पर आपको जिस चीज़ पर सुविधा लग रही है उसी चीज़ पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हाइप वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। और दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।